अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि सारे खैर से होंगे। तो आज एफएससी पार्ट 1 फर्स्ट ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 2 का जो है वो शॉर्ट आंसर्स आपके सामने हाजिर है। और मैंने जो है वो पूरी कोशिश करके जितने भी मुझे लगता था इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे लिख दिए। मजीद अगर कोई होगा तो आप मुझे वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और जिस क्वेश्चन के आंसर की समझ नहीं आएगी वो भी लाजमी मुझे आप बताइएगा, ताकि उसको जो है मजीद मैं एक्सप्लेन कर दूँ कमेंट बॉक्स में या उस पर नेक्स्ट वीडियो बना के। चलें तो बात करते हैं हम फिर क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। डिफाइन बायोकेमिस्ट्री एंड राइट इट्स इम्पोर्टेंस। तो बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन जो है वो चैप्टर नंबर 2 की फर्स्ट 2 लाइंस के अंदर मौजूद है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसकी अगर इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो इसकी इंपॉर्टेंस जैसे ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे इसकी डेफिनेशन ख़त्म होगी तो आगे आप बेसिक नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री से लेके जो है वो आगे एग्जाम्पल भी इसके अंदर इंक्लूड होगी। तो यहाँ तक आप कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, डाइजेशन और मसल कंट्रक्शन तक, यहाँ तक इसकी जो है वो इंपॉर्टेंस आ जाएगी। फिर आपके 2 नंबर पूरे होंगे। आगे बात करते हैं डिफाइन मेटाबॉलिज्म एंड राइट इट्स टाइप्स। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या है जी, नेक्स्ट पेज पे आपको इसकी डेफिनेशन मिलेगी, पेज नंबर 18 पे। All the chemical reactions taking place within a cell or an organism are collectively called metabolism। और इसकी 2 टाइप्स हैं, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म। तो आगे हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म। तो एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म में जो है वो मेजर फ़र्क पहला तो ये है कि एनाबोलिज्म के अंदर जो है वो एनर्जी की ज़रूरत होती है, और कैटाबोलिज्म के अंदर जो है वो एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि हम एनर्जी उसमें से हमें जो है वो मिलती है। और वो रिएक्शन जिनके अंदर जो है हम सिंपलर सब्सटेंसेस को कंबाइन करके कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शंस। और इनके अंदर याद रखिएगा एनर्जी की ज़रूरत होती है। जब भी किसी चीज़ को बनाया जाता है तो उसके अंदर हमेशा से एनर्जी की ज़रूरत होती है। और कैटाबोलिज्म के अंदर जो है वो बड़े मॉलिक्यूल्स को सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ा जाता है, तो इसके अंदर जो है वो एनर्जी, इसमें से एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती बल्कि एनर्जी इसमें से रिलीज़ होती है। तो अब इनकी एग्जाम्पल बुक पर मौजूद नहीं है, तो आप एग्जाम्पल क्या लिखेंगे, इसकी एग्जाम्पल के अंदर आप लिखेंगे सिंपलर सब्सटेंसेस जो है उसको कंबाइन करना है आपने। तो 2 अमाइनो एसिड्स को आप मिलाएंगे और आगे आप एरो का निशान डालेंगे तो आपके पास आगे प्रोटीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा। या आप इसकी एग्जाम्पल कोड कर सकते हैं, यूँ भी लिख सकते हैं व्हेन 2 अमाइनो एसिड्स या व्हेन थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर कंबाइंड टुगेदर देन प्रोटीन मॉलिक्यूल विल बी फॉर्म्ड। और अगर कैटाबोलिज्म की हम एग्जाम्पल की बात करें तो आप लिख सकते हैं कि व्हेन 1 प्रोटीन मॉलिक्यूल इज ब्रेक डाउन देन थाउजेंड्स ऑफ अमाइनो एसिड्स विल बी रिलीज्ड। यानी कि एक प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो है वो हज़ारों अमाइनो एसिड्स में टूटता है। तो आप ये लिख सकते हैं। अच्छा जी, हम बात करते हैं अब आगे अगले सवाल की तरफ जी। राइट ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ कार्बन। तो कार्बन के बारे में आपने बताना है, इसके बारे में ब्रीफ से मुराद ये है कि 5 से 6 लाइनों में आपने सॉलिड जो बताना है कार्बन के बारे में। सिर्फ फजूल बातें नहीं कर देनी है कि जिस तरह जो है वो कार्बन एक बड़ा बेसिक एलिमेंट है, ये ज़िंदगी के लिए बड़ा ज़रूरी है, ये इस तरह की बातें नहीं। सॉलिड चीज़ें बतानी हैं जिसके अंदर जो है वो एग्जामिनर इंप्रेस हो सके, आपको 2 नंबर वो दे। फॉर एग्जांपल आप क्या लिखेंगे जी, कार्बन के बारे में आप बताएंगे कि ये बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। उसके बाद जो है वो इसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ है, यूनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से जो है वो ये जो है वो समझ लें कि वाइटल मॉलिक्यूल्स जो हैं, जो ज़िंदगी के वाइटल मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी बनाते हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है। फॉर एग्जांपल कार्बन जब वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये कार्बन का हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड है ये सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक पोटेंशियल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये, ठीक है। उसके बाद कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है ये समझ लें कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाता है, जो कि प्रोवाइड करता है स्टेबिलिटी कार्बोहाइड्रेट्स को। तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, हमें एज हम एनर्जी सोर्स इसको यूज़ करते हैं। इसी तरह कार्बन जो है जब ये मिलता है यानी कंबाइन करता है नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाता है, तो
इसे हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज, जो कि प्रोटीन के बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ लें कि प्रोटीन्स आपस में, अमाइनो एसिड्स जो हैं वो आपस में पेप्टाइड लिंकेज के ज़रिए जुड़ते हैं तो प्रोटीन बनती है। इसी तरह कार्बन ऑक्सीजन आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के ज़रिए जुड़ते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। इसी तरह कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड डेवलप होता है तो ये एनर्जी का समझ लें एक सोर्स बनता है हमारी बॉडी के अंदर। जब ये ब्रेक होता है तो फिर हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हम जो है अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा जितने भी हमारी बॉडी के अंदर जो मैक्सिमम जो मॉलिक्यूल्स हैं, वो उनका जो लाजमी जुज़्व है वो कार्बन है, लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, विटामिन्स वगैरह। तो ये बड़ा वाइटल रोल प्ले कर रहा है। फिर इसका जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये इसको जो है ना वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ बॉन्डिंग बनाने में बहुत ज़्यादा जो है ना वो समझने के हेल्प प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये बड़ा यूनिक है। तो इस तरह की बातें आपने बतानी है बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसको देख के एग्जामिनर जो है वो 2 नंबर दे सके। जी, दूसरे सवाल की अगर बात करें तो डिफाइन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो ये वाटर की बहुत ज़्यादा यूनिकनेस है ये चीज़, कि वाटर के अंदर जो है वो बड़ी ग्रेट एबिलिटी है हीट को एब्जॉर्ब करने की। समझ लें कि पानी जो है वो बिल्कुल थोड़ा-सा जो है ना इसका टेम्परेचर चेंज होगा और ये हीट को बहुत ज़्यादा जो मिकदार अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। ये इसकी जो है ना यूनिकनेस है, इसकी जो है ये ख़ास एक स्पेशलिटी है। तो इसी के हवाले से जो है ना ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन के अंदर बताया जा रहा है द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 15 टू 16 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1.0। इसमें यह कहा जा रहा है कि एनर्जी की वो मिकदार जो सिर्फ 1 ग्राम पानी को 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाने के लिए, सिर्फ 1 ग्राम पानी को 15 से 16 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक ले जाने के लिए वो कितनी चाहिए, वो है 1.0। यानी कि समझ लें कि 15 से अगर हमने 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर लेके जाना है पानी का, तो कितनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, सिर्फ 1.0। अब आगे वो इसकी रीज़न बता रहा है कि ऐसा क्यों है, पानी की जो हीट कैपेसिटी है वो इतनी ज़्यादा क्यों है। उसकी रीज़न ये कहता है कि पानी के मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना ये बड़ी स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। ये इसकी रीज़न में आप लिख सकते हैं, रीज़न बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स इज मच स्ट्रांग। उसके बाद आप जो है वो इसका फ़ायदा बताएंगे कि हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने का फ़ायदा क्या होगा। इसके आप जो है वो एडवांटेजेस बता सकते हैं, एडवांटेजेस ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। इसके अंदर आप पहला पॉइंट लिखेंगे कि ये जो है वो इट एक्ट एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर फॉर ऑर्गेनिजम्स इन द एनवायरनमेंट, कि टेम्परेचर को ये जो है ना वो स्टेबलाइज करने के लिए बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है एनवायरनमेंट के अगेंस्ट। जिस तरह आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो उसके अगेंस्ट जो है ये एक बहुत ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर स्टेबलाइजर के तौर पर काम करेगा। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि कहता है कि ये सडन थर्मल चेंजेस से बचाता है। पानी की जो हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से जो है ना अचानक से जब टेम्परेचर बदलेगा तो ये अचानक से जो है ना वो सडन थर्मल चेंजेस जो बॉडी के अंदर आती हैं ये उससे हमें प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है ये ऑलमोस्ट 70 टू 75% वाटर पर कंसिस्ट करती है, तो लिहाजा ये हमें थर्मल चेंजेस से बचाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और अक्सर मैंने बोर्ड के पेपर में देखा इसको। जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी, हाउ वाटर प्रोटेक्ट्स ओवर ऑर्गन्स। पानी किस तरह से हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। तो पानी जो है वो हमारे ऑर्गन्स को रगर से बचाता है। वाटर एक्ट एज अ लुब्रिकेंट अगेंस्ट फ्रिक्शन बिटवीन आवर ऑर्गन्स। इसकी बड़ी सादा सी मिसाल आपके सामने मौजूद है। अगर हमारी आंख के अंदर पानी ना हो तो हमारा जो पपोटा है, आईलिड्स जिसको हम कहते हैं, ये कैसे मूव करेगा ऊपर नीचे बार बार विदाउट फ्रिक्शन के। ये विदाउट फ्रिक्शन के जो मूव करता है ये सिर्फ और सिर्फ पानी की वजह से मूव करता है। इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं, हमारा जो हार्ट है ये पेरिकार्डियम के अंदर मौजूद है, इसके अंदर भी वाटर है। इसी तरह हमारे लंग्स हैं, ये भी जो है वो वाटर लेयर प्रोटेक्टिंग कवरिंग के अंदर मौजूद है। तो क्योंकि दिल का काम भी जो है वो पंप करना है, जब ये पंप करता है तो ये फूलता है। तो इस तरह वो जो वाटर है जो है इसको ये प्रोटेक्ट करता है रगड़ से। इसी तरह लंग्स जो है वो भी जब उनके अंदर हवा आ जाती है तो वो फूलते हैं। तो इसी तरह जो उनके इर्द गिर्द जो पानी है, जो जो लेयर है कवरिंग है वाटर की, वो उसको बचाती है फ्रिक्शन से। इसी तरह आपकी बुक पर इसकी एग्जांपल मौजूद है कि टीयर्स प्रोटेक्ट द सरफेस ऑफ आई फ्रॉम द रबिंग ऑफ आईलिड्स। आंसू जो है वो बचाते हैं किस तरह से, आईलिड्स की रबिंग से, जो पपोटे हैं इनकी रबिंग से।
इसी तरह वो कह रहा है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है वो पानी जो है वो एक्ट करता है एज अ कुशन अराउंड ऑर्गन्स, जो मैंने अभी आपको बताया, जो हमें ट्रॉमा से बचाता है। ट्रॉमा से मुराद होता है सडन अटैक, सडन कोई भी एक्सीडेंट सिचुएशन, तो उससे हमें बचाता है। तो ये आप 2 नंबर का लिख सकते हैं इसी तरह, लेकिन पॉइंट्स बना के लिखिएगा। आगे जी, डिफरेंस बिटवीन ओलिगोसैकराइड्स एंड मोनोसैकराइड्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, अक्सर बोर्ड के पेपर्स में देखा गया। तो बड़ा आसान सा डिफरेंस है, 3 से 4 डिफरेंस आपने बताने हैं। सबसे पहले आपने मोनोसैकराइड की बात करनी है, दे आर सिंपल शुगर्स। फिर उसके बाद दे आर स्वीट इन टेस्ट, और ओलिगोसैकराइड में आपने लिखना है दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट। फिर आपने मोनोसैकराइड में लिखना है दे आर इजीली सॉल्युबल इन वाटर, और आपने जो है ओलिगोसैकराइड में लिखना है दे आर लेस सॉल्युबल इन वाटर। उसके बाद आपने बताना जी मोनोसैकराइड के अंदर दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू सिंपल शुगर्स, और ओलिगोसैकराइड के अंदर आपने बताना है दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इनटू 2 to 10 मोनोसैकराइड्स। और उसके बाद आपने इनकी एग्जांपल बता देनी है। मोनोसैकराइड की एग्जांपल है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और ओलिगोसैकराइड की एग्जांपल है माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज वगैरह। ये इनके दरमियान आसान सा फ़र्क था, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस एंड ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड के पेपर्स में देखा गया, लेकिन बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर भी आपने 3 से 4 मेजर फ़र्क बताने हैं। पहला फ़र्क तो आपने बताना है फाइब्रस प्रोटीन का, कि दे कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन द फॉर्म ऑफ फाइब्रल्स, यानी कि एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स पर मुश्तमिल है फाइब्रस प्रोटीन, जो कि फाइब्रल्स की तरह बनी होती है। और ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अंदर आपने बताना है कि ये मल्टीपल फोल्डिंग्स, पॉलीपेप्टाइड चेन की जो मल्टीपल फोल्डिंग्स हैं, ये स्फेरिकल फॉर्म में पाई जाती है। स्फेरिकल का मतलब यानी कि जो स्प्रिंग लाइक है। दूसरा फ़र्क आपने बताना जी कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता है फाइब्रस प्रोटीन के अंदर, और टर्शरी स्ट्रक्चर जो है ये पाया जाता है ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अंदर। तीसरा फ़र्क आपने बताना है कि जो इनसॉल्युबल इन वाटर है जो है फाइब्रस प्रोटीन, और सॉल्युबल इन वाटर है वो है ग्लोब्यूलर प्रोटीन, सच एज सॉल्ट्स वगैरह में। उसके बाद जी आपने बता देना जी कि जो फाइब्रस प्रोटीन है इनको हम जो है वो क्रिस्टलाइज नहीं कर सकते हैं, दे कैन नॉट बी क्रिस्टलाइज, जबकि ग्लोबुलर प्रोटीन जो है इसको हम क्रिस्टलाइज कर सकते हैं। एग्जांपल्स की बात कर लें तो सिल्क फाइबर, उसके बाद जो है वो कैरोटीन वगैरह, सिल्क वॉर्म वगैरह, और मायोसिन वगैरह, ये फाइब्रस प्रोटीन है। और अगर बात कर लें ग्लोबुलर प्रोटीन के, तो आपके जितने भी एंजाइम्स हैं ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स के बने हैं, एंटीबॉडीज़, हार्मोन्स वगैरह। जी, अगला सवाल है डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन बहुत आसान है। अब ये दोनों जो टाइप्स हैं अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन जो है ये स्टार्च की टाइप्स हैं। अमाइलोज के अंदर जो है वो स्टार्च जो है वो अनब्रांच चेन्स पाई जाती है, यानी कि ग्लूकोज की अनब्रांच चेन्स इसके अंदर पाई जाती हैं। याद रखिएगा स्टार्च भी जो है वो ग्लूकोज पर मुश्तमिल है, इसका भी जो सब यूनिट है वो ग्लूकोज है। उसके बाद जो है वो माइलोपेक्टिन के अंदर जो है वो ब्रांच चेन्स पाई जाती हैं ग्लूकोज की। उसके बाद जो है वो दूसरे अगर फ़र्क की बात की जाए तो अमाइलोज के अंदर जो है वो ये सॉल्युबल है हॉट वाटर के अंदर, जबकि अमाइलोपेक्टिन जो है ये हॉट और कोल्ड दोनों के अंदर जो है वो सॉल्युबल है। तो ये दो इनका जो मेजर फ़र्क है। तीसरा आप इसका जो है वो नीचे स्ट्रक्चर बना है वो आप बना सकते हैं, अगर आपसे बने तो अच्छा है, काफ़ी एग्जामिनर के ऊपर अच्छा इंप्रेशन है, वरना दो फ़र्क भी काफ़ी है क्योंकि बुक पर मेंशन ही दो है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाउ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो कैसे बनता है। तो पहले आप इसकी डेफिनेशन भी बताएंगे। ये मैंने जानबूझ के इस तरह का सवाल लिखा है ताकि आपको पता चले कि ऐसा सवाल बोर्ड में भी आ सकता है और आपने इसको जो है वो लिखना कैसे है। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 मोनोसैकराइड्स इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके बाद जो है वो आप पेज नंबर 23 पे चैप्टर नंबर 2 के सबसे ऊपर जो है वो एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो आप 2 स्ट्रक्चर बना के शो करेंगे। उसके अंदर आप बताएंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है और दरमियान के अंदर जो है वो एक लिंकेज बनाया गया जिसके अंदर से वाटर मॉलिक्यूल्स है वो रिलीज हो रहा है। तो ये आप लिंकेज शो करेंगे, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डिफाइन पेप्टाइड बॉन्ड या लिंकेज एंड ड्रॉ इट्स इक्वेशन। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन बताएंगे, द लिंकेज फॉर्म्ड बिटवीन द हाइड्रोक्सल ऑफ कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ वन अमाइनो एसिड and the hydrogen of amino group of another amino acid by the release of H2O and formation of
कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। ये आपकी बुक पर मौजूद है, ये डेफिनेशन, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, पेज नंबर 27 पर ये मौजूद है। और इसकी जो इक्वेशन है वो भी आपको मिल जाएगी पेज नंबर 28 के ऊपर। और ये आपको जो है वो पेप्टाइड लिंकेज शो करना पड़ेगा अगर वो पूछेगा, बल्कि आपको आना चाहिए बनाना, ताकि वो पूछ ले तो आपको बनाना आता हो, अच्छा इंप्रेशन जाएगा एग्जामिनर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है डिफाइन ईस्टर बॉन्ड एंड ड्रॉ इट्स इक्वेशन। तो पेज नंबर 24 पर इसाइल ग्लिसराइड्स वाले टॉपिक में इसका जो है वो जवाब मौजूद है। एन ईस्टर इज़ द कंपाउंड प्रोड्यूस्ड एज द रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल विद एन एसिड एंड वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज। सिंपल सी बात है, वो कहता है कि ईस्टर बॉन्ड तब बनता है जब जो है वो अल्कोहल एक एसिड के साथ रिएक्ट करे और जिसके नतीजे में पानी का मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्कोहल ने जो है वो इथाइल अल्कोहल ने जो है वो रिएक्ट किया एसिटिक एसिड के साथ, तो इसके नतीजे में आगे ईस्टर बॉन्ड वाला कंपाउंड बन गया, इथाइल मिथाइल ईस्टर, ये बन गया आगे। तो आप ये नीचे इक्वेशन भी लिख लीजिएगा, इंशाल्लाह 2 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे बआसानी। लेकिन एक और चीज़ भी इसके साथ याद रखिएगा आप कि ईस्टर बॉन्ड जो है ये हमेशा लिपिड्स के मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाया जाता है, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट्स के दरमियान नहीं पाया जाता, ये बात याद रखिएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई लिपिड्स प्रोवाइड डबल एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। तो लिपिड्स इसलिए डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, और कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है इसको ब्रेक करने के लिए डबल एनर्जी रिक्वायर्ड है एज कम्पेयर टू प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स। दैट्स वाई इट कंटेन्स डबल सोर्स ऑफ एनर्जी। और इसका जवाब भी 24 पेज पे लिपिड्स वाले टॉपिक के अंदर तकरीबन 5वीं लाइन से शुरू हो रहा है और 7वीं लाइन तक जा रहा है। आसान सा इसका जवाब है, कोई मुश्किल जवाब नहीं है ज़्यादा। आगे डिफरेंस बिटवीन फैट्स एंड ऑयल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में देखा गया है, लेकिन बहुत आसान, मुश्किल नहीं है ज़रा भी। तो इसके अंदर आपने सबसे पहले तो बताना है कि फैट्स जो है इनके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, ऑयल के अंदर जो है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। फैट्स जो है ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, ऑयल जो है ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। फैट्स जो है एनिमल फैट्स जो है ये सोर्स ऑफ एनिमल्स आर द मेन सोर्स ऑफ फैट्स, और ऑयल जो है ये प्लांट्स आर द मेन सोर्स ऑफ ऑयल। इसकी एग्जांपल आप लिखना चाहे ऑयल की तो सनफ्लावर ऑयल, कोकोनट ऑयल लिख सकते हैं, और फैट्स की लिखना चाहे आप तो नाशपाती घी की लिख लें। आमतौर पर जो है ये फैट्स जो है वो एनिमल जो है उनके अंदर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, डिफाइन लिपिड्स एंड राइट इट्स फंक्शंस। बड़ी आसान क्वेश्चन है ये। लिपिड्स की डेफिनेशन लिपिड्स वाले टॉपिक में 24 पेज पर पहली लाइन पर मौजूद है, तो ये आप पूरी लाइन जो है ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसके फंक्शंस की अगर बात करें तो इसके फंक्शंस जो है वो तकरीबन 3 से 4 मौजूद है आपकी बुक पर ही, कि लिपिड्स जो है वो प्रोवाइड करता है इंसुलेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेरिक हीट और कोल्ड के। उसके अलावा लिपिड्स जो है ये इंसेक्ट्स के जो ऊपर जो एक्सोस्केलेटन है ये लिपिड्स का बना होता है, वैक्सिस का बना होता है। उसके अलावा प्लांट्स की एपिडर्मिस के अंदर जो क्यूटिकल की लेयर पाई जाती है जिसे क्यूटिन कहा जाता है वो भी लिपिड्स की बनी होती है। उसके अलावा लिपिड्स का आप ये भी लिख सकते हैं कि ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके अलावा लिपिड्स जो है वो आपके न्यूरॉन्स के ऊपर जो है माइलिन शीट चढ़ी होती है, ये भी लिपिड्स की बनी होती है। और लिपिड्स जो है ये एडिपोज टिश्यू के अंदर एनिमल्स के अंदर स्टोर होते हैं। उसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर भी लिपिड्स पाया जाता है, यानी कि आपके सेल के अंदर जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी लिपिड्स पाया जाता है, फॉस्फोलिपिड्स जिसको हम कहते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन टर्पेनाइड्स एंड गिव एग्जांपल। तो पेज नंबर 26 पर इसकी जो है वो डेफिनेशन मौजूद है और इसकी एग्जांपल भी वहाँ पर मौजूद है, और नीचे इसके जो है वो यूजेस भी लिखे हैं। तो आप कोशिश कीजिएगा कि डेफिनेशन और एग्जांपल के बाद 1-2 यूजेस भी लिख लीजिएगा, तो इससे जो एग्जामिनर के ऊपर एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन अमाइनो एसिड एंड ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर। तो अमाइनो एसिड की डेफिनेशन में आप लिख सकते हैं कि अमाइनो एसिड इज अ बेसिक component of protein. When thousands of amino acids combine together by peptide linkage, then protein will be formed.
और इसका जो फार्मूला जो है वो जनरल फार्मूला आपकी बुक पर मौजूद है, जिसके अंदर जो है वो दरमियान के अंदर अल्फ़ा कार्बन है, राइट साइड पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, लेफ्ट साइड पे माइनो ग्रुप है, ऊपर जो है वो आर से मुराद अल्काइल और एच से मुराद जो है वो हाइड्रोजन है, जो कि यहाँ पे जो है ये जो फार्मूला बना है ये ग्लाइसिन का बना हुआ है। अगर ऊपर आर की जगह जो CH3 हम लगा देंगे तो ये एलानीन बन जाएगा। तो ये जो है वो जनरल फार्मूला भी आपको आना चाहिए अमाइनो एसिड का, इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा और गौर से पढ़िएगा। पेज नंबर 31 पर इसका जवाब मौजूद है। द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कम्बिनेशन ऑफ बेस एंड पेंटोज शुगर। जो बेस और पेंटोज शुगर के मिलने से कंपाउंड बनता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, और जो न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक एसिड के कंबाइन करने से बनता है उसे कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, याद रखिएगा। और हर आरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है इसके पास राइबोज शुगर होती है, जबकि हर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के पास जो है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, ये याद रखिएगा। ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन मैसेंजर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। इनके नाम से आपको जाहिर हो रहा है कि मैसेंजर आरएनए का काम होगा मैसेज को लेके जाना, किसके पास, राइबोसोमल आरएनए के पास। तो अब इसके पहले फ़र्क की अगर बात की जाए तो पहला फ़र्क आप इसका ये लिखेंगे कि मैसेंजर आरएनए कैरीज द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू राइबोसोम्स वेयर अमाइनो एसिड्स आर अरेंज्ड according to the information in messenger RNA to form specific protein molecule। और उसके बाद जो है वो राइबोसोमल आरएनए में आप लिखेंगे कि इट एक्ट्स एज अ मशीनरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यानी कि दोनों का पहले फंक्शन लिखेंगे। उसके बाद जो है वो आप बताएंगे कि राइबोसोमल आरएनए जो है वो टोटल आरएनए का जो 80% है वो राइबोसोमल आरएनए पर मुश्तमिल होता है, और टोटल आरएनए का जो 3 to 4% है ये मैसेंजर आरएनए पर मुश्तमिल होता है। और राइबोसोमल आरएनए जो है ये समझ लें कि ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर आरएनए में पाया जाता है, और सबसे थोड़ी क्वांटिटी के अंदर मैसेंजर आरएनए, और उससे ज़्यादा ट्रांसफ़र आरएनए। और ट्रांसफ़र आरएनए का क्या काम है कि ये आरएनए मॉलिक्यूल्स को लेके जाता है किसके पास, राइबोसोमल आरएनए के पास। क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। जब दो मुख्तलिफ तरह के मॉलिक्यूल्स जो कि डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपस में मिलते हैं तो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनता है। पेज नंबर 35 पर, पहले पेज पर जो है पेज नंबर 35 की फर्स्ट 1.5 लाइन जो है वो इसकी डेफिनेशन है, और आगे इसकी एग्जांपल भी लिखी हुई है। ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपोप्रोटीन्स, इनके काम भी आगे बताए गए हैं, ये भी आप याद कर लीजिएगा। कोई से दो जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में या MCQs में पूछे जा सकते हैं इनके काम के हवाले से भी, तो इसकी एग्जाम्पल हो गई है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। लास्ट और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जी, डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन एंड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। पेज नंबर 34 पर इसका आंसर मौजूद है। RNA is synthesized by DNA is called transcription. When DNA is synthesized by RNA is called reverse transcription। और ये आप जो है वो पूरा प्रोसीजर पढ़ेंगे पार्ट 2 की बुक के अंदर बायोलॉजी की। तो मैंने कहा अभी आपको एडवांस में ट्रांसक्रिप्शन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन दोनों के बारे में बता दिया जाए। उम्मीद करता हूँ ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपके लिए बड़े हेल्पफुल साबित होंगे और आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाजमी इसको अपनी कोलीग्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये सदका जारिया, किसी की आप हेल्प करेंगे। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।